हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। तो वेव्स एंड ऑप्टिक्स के अभी तक हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और इन लेक्चर्स के अंदर हमने कवर कर लिया है कि बेसिक्स जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट वेव्स का वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने ये जाना था कि वेव की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है। उसके अलावा हमने बात की थी प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव में फिर हमने बात की थी ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड देन फिर उसके बाद हमने जो न्यूटन्स लॉ है साउंड की स्पीड के लिए और जो लैप्लास करेक्शन है उसकी बात कर ली थी लास्ट में। आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साउंड की स्पीड को गैस के अंदर। देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। ट्रांसवर्स वेव के क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो साउंड वेव है, साउंड वेव के को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, होपफुली ये जितने भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही आप लोगों को होगी। आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको जो मैंने ग्रुप में जोड़ा हुआ है उसमें आप डाउट्स अपने सेंड कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो एज आई सेड कि जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। सबसे पहला जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। गैस में जो साउंड की स्पीड है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो लिख रहा हूँ मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमारे पास फॉर्मूला आया ये P इक्वल्स टू गामा P ओवर रो। P इक्वल्स टू क्या आया, गामा P ओवर रो। हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि पीवी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट। और बी जो है मास, जो है मास, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो ओवरऑल अगर मैं लिखूं पी, पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम अपॉन रो, और ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। अब एम क्या है, मास, तो मास भी एक तरह से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल हमारे पास पी अपॉन रो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो पी अपॉन रो कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ये है कि जितना आप पी को इंक्रीज करोगे सेम प्रोपोर्शन में रो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना आप पी को डिक्रीज करोगे तो सेम प्रोपोर्शन में रो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओवरऑल पी अपॉन रो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पी अपॉन रो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है, साउंड की वेलोसिटी, वो इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, प्रेशर से। साउंड की वेलोसिटी प्रेशर से क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट। रीजन बीइंग, कारण क्या है उसका, कि जिस जिस प्रोपोर्शन से आप पी को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो सेम प्रोपोर्शन से डेंसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, ये नोट में मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव इक्वेशन we can see that, we can see that p, if we can see that if p increases then rho also increases। rho का मतलब है डेंसिटी, rho also increases in same proportion, सेम प्रोपोर्शन। और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। वाइस वर्सा मतलब जिस प्रोपोर्शन में पी डिक्रीज होगा उसी वैल्यू से रो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स पी अपॉन रो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इट मीन्स, इट मीन्स पी ओवर रो जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। पी ओवर रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट होगी किससे, प्रेशर से। हेंस, हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that that velocity of sound, velocity of sound is independent, independent of pressure। साउंड की वेलोसिटी प्रेशर से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये बहुत ही हिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ये जो मैंने लाइन लिखी है
ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। सेकंड क्या आएगा? इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो सेकंड मैं लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी में अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान लूँ, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यदि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? 1/ρ के। 1/ρ, रो का मतलब हो गया डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी कम, और वेलोसिटी डेंसिटी जितनी कम वेलोसिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ से सीधा सीधा रिलेशन आ गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड रेसिप्रोकल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। फिर थर्ड आ जाता है हमारे पास ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब दो तरह की एयर हैं आपके पास। एक होती है मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब नम हवा। एक होती है ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब है शुष्क हवा। मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है एसटीपी पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, वो होती है 0.8 kg पर क्यूब। देखो दो एयर है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक है मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है नम नम हवा। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है नम हवा, और नम हवा का मतलब है इसकी जो डेंसिटी है वो होती है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और एक होता है ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब होता है शुष्क हवा, ठीक है, जिसका जिसके अंदर रो की वैल्यू है 1.02 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नम हवा मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता हिंदी में। और आर्द्रता का मतलब क्या है कि जो हवा है या जो एनवायरनमेंट है तुम्हारा उसके अंदर पानी है, मतलब तुम्हें पसीने बहुत आ रहे हैं, जैसे कि अभी मुझे आ रहा है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि हवा के अंदर पानी की जो मात्रता है वो ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। जो भी समुद्र के पास के आसपास के इलाके होंगे वहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी, क्यों? वहाँ पे हवा के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। कहीं रेगिस्तान में सूखी हवा चलती है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, तो सूखी हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, मॉइस्ट एयर के कंपैरिजन में। और मैंने आपको ऊपर बताया कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसकी डेंसिटी कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। सीधा सा मतलब है मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसका मतलब मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हैंस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? तो फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट velocity of sound is more in moist air in comparison with dry air, इन कंपैरिजन विद ड्राई एयर। अगर हम ड्राई एयर से कंपेयर करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगा किसके अंदर? मॉइस्ट एयर के अंदर। फिर बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये फोर्थ इफेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमारे पास लिखा हुआ है V इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है? गामा P अपॉन आइडियल गैस इक्वेशन जो है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस भी आप बोल सकते हो। पेज ले लेता हूँ मैं। आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू, मैंने लिखा आर टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ पी एम अपॉन रो इक्वल्स टू आर टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी अपॉन रो इक्वल्स टू आर टी अपॉन रो, आर टी अपॉन रो। दैट मीन्स कि इस फॉर्मूला में पी अपॉन रो को रिप्लेस कर देंगे, पी इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देंगे गामा आर टी अपॉन एम। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन गया है गामा आर टी अपॉन एम। तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो वेलोसिटी
टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हम बात कर लें इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ साउंड is independent of frequency of wave। जितनी भी साउंड वेव्स हैं जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी से चल रही हैं, तो ये जब सुपर इम्पोज करती हैं तो हमें तभी भी उनकी जो फ्रिक्वेंसी आवाज़ है वो सुनाई देती है। अगर साउंड वेव जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती तो हमें ऑर्केस्ट्रा यानी कि हमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती। जितनी भी साउंड वेव्स हैं, जितनी भी वेलोसिटी है साउंड वेव की, वो फ्रिक्वेंसी से क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रैवल कर रही हैं और सुपर इम्पोज करती है हमें उनके आराम से जो फ्रिक्वेंसी के साथ जो भी हम बीट्स सुनते हैं वो सुनाई दे जाते हैं। अगर ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती तो हमें ऑर्केस्ट्रा नहीं सुनाई देता। उसके बाद बात करें इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, independent of amplitude if amplitude is so large, then there is a large compression and refraction, large compression and refraction in wave। अब ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो साउंड वेव है ये कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन लार्ज होने लग जाएंगे जिससे वेरिएशंस जो होंगे लार्ज वेरिएशन होंगे, जिससे कि जो साउंड की स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कम एम्पलीट्यूड है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, यानी कि यहाँ तक बात हो रही है, तो उस तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एम्पलीट्यूड का। परंतु यदि आपने एम्पलीट्यूड बहुत बड़े बड़े एम्पलीट्यूड ले लिए, लार्ज एम्पलीट्यूड ले लिए, तो उस केस में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो जाएंगे ज़्यादा, इससे वेरिएशन होने लग जाएगा और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो अब इफेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़े इफेक्ट, किसके इफेक्ट पढ़े हमने, ये हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमने पढ़ी थी गैस के अंदर, उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर के हमने इफेक्ट पढ़े। इनमें से ज़्यादा जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, तो 1 नंबर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर। एंड देन टेम्परेचर ये पूछा जाता है, फ्रिक्वेंसी और इसके ये सारे पूछे जाते हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन अब हम करें, पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है न्यूटन अज्यूम दैट द साउंड प्रोपगेशन इन अ गैस टेकन। अब दो हमने पढ़े थे, एक था न्यूटन का और एक था लैपलास का। न्यूटन ने अज्यूम किया था कि जो वेलोसिटी है साउंड की गैस के अंदर वो किस कंडीशन में हो रही है, आइसोथर्मल में, जबकि लैपलास ने उसको करेक्ट करके किस में कर दिया था, एडियाबैटिक में। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, आइसोथर्मल। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ फ्लूइड। तो साउंड वेव के लिए स्पीड जो है साउंड वेव की, क्योंकि साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल की हमने बात की थी कि किसके बराबर होता है, के अपॉन रो, जहाँ के का मतलब क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। के का मतलब क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। तो ए आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। पहले दोनों क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ वी आर एम एस इज द आर एम एस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन गैस। तो आर एम एस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है √3 RT/m। और साउंड वेव का जो फॉर्मूला है उसको v से लिखा है, तो वो किसके बराबर है, γ/RT/m। हमें फॉर्मूला पूछा है VRMS/V का, तो VRMS/V क्या फॉर्मूला आएगा भाई, RT/RTM, RT/m से RT/m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/γ। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3/γ, विच इज, दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं क्या इसको, हाँ ये √3/γ है और ये √3/γ है। देखो इस तरह की सिली मिस्टेक हो सकती है, ये मेरे से भी हो गई यहाँ पे, देखो ये √3/γ है और ये √3/γ है, तो आंसर आ जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए गामा की वैल्यू है 7/5 क्योंकि डायटोमिक है, एंड दैट इन हीलियम, हीलियम के लिए जो है ये है 5/3 एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के ऊपर बात हो रही है, तो यानी कि एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, इन दोनों के लिए आपको मास का पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है, वो है फॉर्मूला ये 3RT/m फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, √3 सॉरी, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, √γ/RT/m, γ/RT/m। सबसे हम पहले रेशो में किसका निकालना है, रेशो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, तो VH2 अपॉन किसका निकालना है, V हीलियम। सेम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर से टेम्परेचर तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास यहाँ पर रेशो रह जाएगा किसका, टी तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि टेम्परेचर है, तो एक हो गया गामा हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन H2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ हीलियम अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा और हीलियम। गामा, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों की वैल्यू दी है, हाइड्रोजन की कितनी दी है 7/5 और हीलियम के दिए 5/3। दूसरा फिर इनका आप रख दोगे मास, मास कैसे रखोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लोगे एक, मास किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट और मास दोनों बराबर कर दोगे, तो हीलियम का 2He4 है, तो वहाँ से इसका मास मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे हीलियम का। इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे किसका, हाइड्रोजन का, तो सारी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40√42/5। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इसको करके देखना, हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही ना, फॉर्मूला ये यूज होगा। यहाँ पर जो मास है, मास की जगह आप मॉलिक्यूलर वेट यूज करना, मोल मान लेना 1, मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास और मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएंगे, इसलिए एक बार आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना है हाइड्रोजन का और एक बार मॉलिक्यूलर वेट लेना है आपको किसका, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें बोला है अ हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर इन अ टिश्यू, द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 3.2 मेगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी उसकी वैल्यू हमें दी है 3.2 मेगाहर्ट्ज, मेगा का मतलब हो गया 10⁻6 और ये हो गया हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू, स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू वो कितनी दी हुई है, 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू इज, तो भाई v बराबर क्या होता है, एफ लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, v/f, लैम्बडा बराबर v/f। v की वैल्यू है 1.6, यहाँ पर mm में आ रहा है सब कुछ, तो इसको किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, तो ये कितना हो गया 10⁻3, और f की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 3.2 इंटू 10⁻6, तो ये काटो 2 बार कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 10⁻−3 ना, तो 1/2 इंटू 10⁻−3, तो ये आ गया 0.5 और mm में आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड्स इज गिवन बाय yxt इक्वल्स टू 0.06 sin 2π/3x cos कितना लिखा है, 120 pi t, where x and y are in meter and t in second. The length of the string is 1.5 meter and its mass is 3.2 minus 2, 3 into 10⁻−2 kg. The tension in the string. तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, T/μ, है ना। तो टेंशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, वो क्या दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है v²μ। तो एक तो आपको चाहिए v वेलोसिटी और एक आपको चाहिए म्यू का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ,
तो मास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻²। लेंथ कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। तो 1.5 × 3 ना, 1.5 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 3। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻²। ये तो हो गया म्यू की वैल्यू। अब आपको निकालना है वी। तो वी निकालने के लिए इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, वाई एक्स टी इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 0.06 साइन 2π/3 एक्स और कॉस 120πt को कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई एक्स टी 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी, इससे कंपेयर करो। तो के की वैल्यू हो गई 2π/3। ये जो है के, इस के की वैल्यू हो गई कितनी, 2π/3। के की वैल्यू हो गई 2π/3 और के किसके बराबर होता है, 2π/λ। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यहाँ से ओमेगा को कंपेयर करो, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो गई 120π। और ओमेगा बराबर होता है 2πf। ये हो गया 120π। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितना आ गया, ये पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 60। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ गया 60 और लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3। तो v जो होता है v v बराबर होता है एफ लैम्बडा। तो v की जो वैल्यू है एफ लैम्बडा, एफ 60 हो गया और लैम्बडा 3 हो गया। ये हो गया 60 और 3, तो ये हो गया 180 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टी की वैल्यू। तो टी किसके बराबर है, वी स्क्वायर म्यू। टी की वैल्यू किसके बराबर है, वी स्क्वायर म्यू। वी यानी कि 180 स्क्वायर और म्यू, म्यू कितना है 2 इंटू 10⁻²। ये 2 इंटू 10⁻²। करना है इसको ज़रा सॉल्व, एक बार मैं आंसर देख लूँ। तो सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारे पास, ये आ रहा है 648। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 648 न्यूटन। तो यहाँ से क्या करा मैंने, 180 हो गया, टी निकाल रहे हैं, हाँ टी। टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये हो गई 648 न्यूटन। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हमारा का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज़ अ मास 5 ग्राम। 5 ग्राम इसका मास दे रखा है और लेंथ कितनी है 10 मीटर। इफ द वायर इज अंडर टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, टेंशन 80 न्यूटन की, स्पीड निकालनी है T/μ। तो टी की वैल्यू 80 न्यूटन है, मास 5 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदल दो, 10⁻³ अपॉन लेंथ करना है तो लेंथ ऊपर चली जाएगी, कितनी हो जाएगी 10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया √800 अपॉन 5, और ये 10⁻³ भी ऊपर पहुंचा दो, 10⁻³ भी ऊपर पहुंच गया। तो ये कितना हो गया 16। तो 10⁻² बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कितना 16। और 16 का जब रूट करोगे तो आएगा ये नहीं, 160 होगा ना, 16 ही बचेगा। 3 और 2 5, 2 बाहर चला गया, तो हो गया, हाँ 4 आएगा, सॉरी। ये आ गया 4 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। 400 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। फिर हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वेव की एक दूसरे इनसे इंडिपेंडेंट होती है, तो कौन सी होती है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल साइनोसोडियल वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 10 mm, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है 10 mm है, विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन स्ट्रिंग। एम्पलीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये कितना हो गया, ए दोनों की वैल्यू 10 mm है, तो 10² + 10² + 2, 10 यहाँ पर हो गया और 10 यहाँ पर हो गया, cos 90 का मतलब ये वैल्यू क्या दे देगा 0, तो ये खत्म। तो यहाँ पर हो गया 10√2, तो आंसर क्या आ जाएगा 10√2, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है फिर, तो और बचाएगा कुछ क्वेश्चन। हाँ,
इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2100 मेगा पास्कल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, के अपॉन रो। तो के बल्क मॉड्यूलस दे रखा है 2100 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब हो गया 10⁶, ठीक है, मेगा का मतलब हो गया 10⁶, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी किसकी चाहिए, वाटर की ना। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2100 इंटू 10⁻3, 3 से 3 खत्म हो गए, तो नहीं ऊपर कितना बचेगा 2100 इंटू 10⁻3। अब ये कितना हो जाएगा 10⁻3 और ये वाला, तो ये हो जाएगा, दो बाहर चले जाएंगे। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, कितना बचेगा 210। 210 को सॉल्व करोगे तो 1414 और 1450 के आसपास आएगा, 14.5 के आसपास, 14.5 के आसपास आएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14.5 के आसपास आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो कितना आएगा 1450। तो ये आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, तो वेव्स के अंदर वो पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बाद हम पढ़ेंगे बाउंड्री इफेक्ट्स, नहीं सुपरपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशंस, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। फिर एक वापस से प्रैक्टिस लेक्चर, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लिसाजस फिगर्स, और लिसाजस फिगर्स के बाद फिर प्रैक्टिस लेक्चर ना। स्टेशनरी वेव्स में हमारा 2 लेक्चर जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे ओपन जो पाइप होते हैं, ओपन एंड क्लोज पाइप, और फिर हम 2 फिक्स एंड वाले जो एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, उसके ऊपर जब हम वेलोसिटी निकालते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक। तो जैसे आज की बात करूं तो आज हमारे पास डेट है 20, तो अराउंड ये फिनिश हो जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी क्लासेस की वो जो टाइमिंग है वो बढ़ा दूंगा, 2-2 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली संडे तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा वेव्स को, और उसके बाद नेक्स्ट 7 to 8 डेज में जो ऑसिलेशन है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो CUET-PG का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। तो हमारा ये सिलेबस है इसका, ये वेव्स का और ऑसिलेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 30th तक कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट मैं यूनिट वाइज इसके बना रहा हूँ, तो करीबन 3 टेस्ट इसके बनेंगे, जो इस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आप दे सकते हैं। वो आपके जो अकाउंट है उसमें वो टेस्ट आ जाएंगे। 3 टेस्ट तो आपके टॉपिक वाइज बन जाएंगे, और एक जो टेस्ट बनेगा वो फुल सब्जेक्ट का बन जाएगा। तो ये 4 टेस्ट आपके आ जाएंगे। बाकी असाइनमेंट्स अभी आपको हैंड रिटन आएंगे यहाँ पे, और जैसे ही वो टाइप हो जाएंगे तो उसके बाद वो आपको टाइप्ड असाइनमेंट भी मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय।